हेलो इट्स आयुष। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आखिरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है? तो एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू जनरेट इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जिससे कि हम लोग पैसा जनरेट कर सकते हैं या इनकम जनरेट कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। इसके हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कई लोग ईंटे के भट्टे में काम करते हैं, कई लोग घर पे काम करते हैं, कई लोग खेत में काम करते हैं, कई लोग टीचिंग करते हैं। तो इस टाइप से लोग बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं जिससे कि वो लोग पैसा कमा पाए, और ये सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। अभी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी जो क्लासिफिकेशन होता है ना, ये उनके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर के आधार पे हम लोग इनको मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के आधार पे, यानी कि प्रकृति के आधार पे। और इस टाइप में हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है इनको 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। और सेकेंड टाइप में हम लोग इनको इनके एम्प्लॉयमेंट के बेस पे डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला डिवाइडेशन होता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, और सेकंड होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड होता है। और थर्ड और लास्ट टाइप होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकता के आधार पे कि कंपनी का मालिक कौन है या सेक्टर का मालिक कौन है। तो इस टाइप से हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास में पब्लिक सेक्टर, और सेकंड होता है हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर। तो इन सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम लोग आने वाले सेक्शंस में डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है नेचर से। जब भी हम लोग ना कोई नई चीज प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, तो वो सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। जैसे कि हम लोग क्या करें, डेयरी चला रहे हैं, यानी कि हम लोग जो गाय से दूध निकाल रहे हैं, तो दूध क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको इंसान ने तो बनाया है नहीं। तो क्या हो रहा है, हम लोग उसको नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके दूध निकाल रहे हैं। तो ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। हम लोग खेती करते हैं, हम लोग ने कॉटन की खेती करी, उसको मिट्टी की जरूरत है, उसको पानी की जरूरत है, उसको सनलाइट की जरूरत है। तो वो भी कहाँ से मिल रहा है, नेचर से। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। अब हम लोग बात करते हैं माइनिंग की। तो हम माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, कोई भी मिनरल्स निकालते हैं। तो मिनरल्स हम लोग निकाल कहाँ से रहे, वो मिनरल्स हम लोग निकाल रहे हैं कहाँ से, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके। तो ये सारी चीजें भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। अब क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर से जितनी भी सारी चीजें मिलती है ना, वो बेस होती है आगे बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में जा करके नए प्रोडक्ट्स का रूप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेयरी, यानी कि दूध से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं यार, कर्ड बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। उसी के जैसे हम लोग कॉटन मिलता है, कॉटन से हम लोग टेक्सटाइल, कपड़े, टी शर्ट, शर्ट, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। उसी टाइप से हम लोग शुगर कैन से शुगर और गुड़ और भी बहुत सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं। क्या होता है, बेस होता है आगे आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए। क्या होता है कि मेनली जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने के कारण इसको हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करता है, जो भी सामान हम लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज से बनाकर निकाला है, जैसे हम लोगों ने कॉटन निकाला या आयरन निकाला या दूध निकाला, उसको फैक्ट्री में ला करके या इंडस्ट्री में ला करके उस नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में बदल देता है। इसलिए इस सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर के अंदर कॉटन उगाया था। अब उस कॉटन को हम लोग फैक्ट्री में लेके आए, और फैक्ट्री में उससे धागे बनाए, फिर कपड़े बनाए, टेक्सटाइल बनाए, कपड़े से हम लोगों ने टी शर्ट बनाया। तो ये कहाँ पे, इंडस्ट्री में आके उस कॉटन से एक नया रूप मिल गया उसको, कपड़े का। उसी टाइप से शुगर कैन को हम लोगों ने कंपनी में लाया या फैक्ट्री में लाया, उससे फिर हम लोगों ने क्या किया, शुगर मैन्युफैक्चर किया। तो उससे क्या हो गया, शुगर कैन बदल गया हमारा शुगर में। तो इस टाइप से सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम लोग किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके रूप में, उसके नेचर फॉर्म में उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहलाता है। अब थर्ड और लास्ट सेक्टर हमारा होता है टर्जरी सेक्टर। अभी टर्जरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब इसको सर्विस सेक्टर इसके लिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हम लोगों को किसी टाइप का कोई सामान नहीं मिलता। तो भाई मिलता क्या है, इसमें हम लोगों को मिलता है कोई भी सर्विस। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या आप लोगों को फिजिकल सामान दे रहा हूँ क्या, नहीं, आप लोगों को नॉलेज मिल रहा है। तो ये एक टाइप की सर्विस होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने बहुत सारा कॉटन उगा लिया भाई। अब कॉटन तो उगा लिया, अब उस कॉटन को हम लोगों को मंडी भी तो लेके जाना है, तभी तो बिकेगा।
तो हम लोग क्या करें, ट्रांसपोर्टेशन लगाते हैं, यानी कि ट्रक वगैरह में हमारा कॉटन डालते हैं, वो हम लोग को मंडी तक ले जाके देता है। तो क्या उस ट्रांसपोर्ट के दौरान उस ट्रक वाले ने हम लोग को कोई सामान दिया? नहीं दिया। उसने हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया, जिससे हमारा कॉटन क्या हुआ, मंडी तक गया। तो इस टाइप से टर्जरी सेक्टर के अंदर हम लोग को कोई सामान तो नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों को सर्विस मिलता है, जो कि हम लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छे से हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ पे डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, कॉबलर्स हो गए, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। और भी बहुत सारे प्रोफेशन के एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम में। तो अभी तक क्या हम लोगों ने इन तीनों सेक्टर को जान तो लिया, लेकिन अब हम लोग करने वाले इन तीनों सेक्टर को कंपेयर कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन राजा और कौन गरीब। तो इनको कंपेयर करने के लिए हमारे पास में सबसे पहला चीज या सबसे पहला क्राइटेरिया होता है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स and services produced within the country during a particular financial year is called GDP। मतलब एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या एक साल के अंदर एक पूरे देश में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है ना, वो उसकी वैल्यू या उसका फाइनल रेट उस देश की जीडीपी कहलाता है। यानी कि एक देश के अंदर जितने भी सामान का प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी फाइनल वैल्यू को जोड़ के उस देश का जीडीपी निकाला जाता है। ये तीनों सेक्टर क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक सेक्टर ऊपर जाएगा तो तीनों सेक्टर ऊपर जाएंगे, और अगर एक सेक्टर नीचे आएगा तो तीनों सेक्टर भी नीचे आ सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास में होता है कि अगर प्राइमरी सेक्टर में कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होगा, जो कि बेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हुआ। कॉटन ही नहीं है तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा? और उसके साथ में कंपनीज यानी टेक्सटाइल कंपनीज भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके लिए अवेलेबल रॉ मटेरियल नहीं रहेगा। तो इस टाइप से जो तीनों सेक्टर क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। एक को लॉस होगा, दोनों बचे हुए सेक्टर को भी लॉस यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। जब भी हम लोग किसी कंट्री या किसी स्टेट की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग हर एक सेक्टर के फाइनल गुड्स और सर्विस की वैल्यू को ही कैलकुलेट करते हैं। हम लोग इसमें इंटरमीडिएट गुड और इंटरमीडिएट सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू डबल कैलकुलेट ना हो जाए। इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी फार्मर को उसके खेत में 1000 रुपये के गेहूँ का प्रोडक्शन होता है, और उस गेहूँ को वो सीधे सीधे एक कंज्यूमर को बेच देता है, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर वैल्यू एडिशन हो जाती है 1000 रुपीज़। अगर वो उसी गेहूँ को किसी फैक्ट्री के मालिक को बेचता है, तो फैक्ट्री का मालिक उससे फ्लोर या आटा बनाता है, और उस आटे की वैल्यू होती है 1500 रुपीज़। याद रखना, अब जो 1500 रुपीज़ रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही जो प्राइमरी सेक्टर या किसान के द्वारा जो पे गई की वैल्यू है 1000 रुपीज़, वो भी जोड़ ली जाती है। अगर वो जो फ्लोर मिल का मालिक है उसी गेहूँ को किसी बिस्किट कंपनी को बेचे, तो वो कंपनी उससे 3500 रुपीज़ के बिस्किट बनाती है। ये बिस्किट क्या होती है, डायरेक्टली कंज्यूमर को जाती है, और ये एक फाइनल गुड होता है। तो जीडीपी के अंदर क्या होती है, फाइनल गुड, यानी कि इस बिस्किट की वैल्यू ही कैलकुलेट की जाएगी। क्यों कैलकुलेट की जाएगी? क्योंकि इसके अंदर फ्लोर बनाने से लेकर के उस गेहूँ की एक्चुअल वैल्यू तक सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। इसलिए हमेशा फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ही जोड़ा जाता है, जिससे क्या हो, किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू डबल काउंट ना हो जाए। तो जब भी हम लोग किसी भी देश की जीडीपी निकालते हैं, तो हम लोग उसके प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर की टोटल जीडीपी को कैलकुलेट करके किसी भी देश की टोटल जीडीपी निकालते हैं। तो जीडीपी बताता है कि कोई भी जो देश है वो कितना इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि यूएसए की जीडीपी 23 ट्रिलियन है, या चाइना की जीडीपी 21 ट्रिलियन है, इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन है। तो इस टाइप से हम लोगों को पता चलता है कि किस देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो हम लोगों को जीडीपी से पता चलता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी है यूएसए की, और इंडिया अभी है 5th नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी के मामले में। हमारे देश की जो जीडीपी होती है, इसका कैलकुलेशन या इसका लेखा जोखा हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज रखती है। अब हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ को देखने वाले हैं। ये ग्राफ हमें शो करता है कि हमारे देश के अंदर 1973 और 74 में जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा था, और सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कम था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 2013 और 14 में जो टर्जरी सेक्टर का वैल्यूएशन होता है या टर्जरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, वो बढ़ करके बहुत ज़्यादा होता है, और प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसके कारण क्या होते हैं, तो इसको हम लोग हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर के माध्यम से समझने वाले हैं।
तो जब भी कोई देश ना नया नया बनता है तो वो क्या होता है, मेनली प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों भाई? क्योंकि इंसान जब आदि मानव था ना, झिंगा लाला हुरुरु करता था, तो इंसान खेती ही करता था। तो इस टाइप से जब भी कोई देश की इकोनॉमी बनती है ना, तो पहले वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ता है, जब उस देश में अनाज का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो फैक्ट्रीज खुलने लगती है। क्यों? क्योंकि उस प्राइमरी सेक्टर जो भी सामान आता है ना, उसको वो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाके नए सामान में बदलना चाहते हैं। हमें जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ग्रोथ होती है, तो लोगों के पास पैसा आता है और लोग मूवीज़ देखने जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, टूरिज्म करने जाते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, जब सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर बढ़ता है, लोगों के पास पैसा आता है, लोग अपने पैसा खर्च करने के लिए क्या करते हैं, इसको टर्जरी सेक्टर में खर्च करते हैं। तो इससे टर्जरी सेक्टर की ग्रोथ भी होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इंडिया के अंदर। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। जब हमारा देश नया नया बना था ना, तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल्स खोले, कोर्ट्स खोले, बैंक खोली, पुलिस और आर्मी स्टेबलाइज करी। अब जब इतने सारे सर्विसेज स्टेबलाइज हुए, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, जिससे कि हमारे देश के अंदर टर्जरी सेक्टर के अंदर एकदम से हाइक आने लगा। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्ट्स, बैंक, पुलिस, आर्मी एक्सेट्रा हमारे देश की बेसिक नीड थी, और इन नीड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने टर्जरी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जैसे क्या हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता गया, तो उसके साथ में ही टर्जरी सेक्टर भी बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो तीनों सेक्टर होते हैं वो आपस में इंटरमीडिएट होते हैं या इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती गई, लोगों के पास में मोटा पैसा आता गया, तो लोग इधर उधर घूमने लगे, मूवीज़ देखने लगे, टूरिस्ट प्लेस पे जाने लगे, शॉपिंग करने लगे, जिससे भी क्या हुआ, टर्जरी सेक्टर में हाइक होने लगी, टर्जरी सेक्टर बढ़ने लगा। तो अभी अभी यानी कि 21st सेंचुरी में क्या आता है, ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोगों के पास में आता है इंटरनेट, और इंटरनेट के बाद पूरी दुनिया में आता है भौकाल, और भौकाल में क्या होता है कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज खुलती है, बहुत सारी और भी कंपनीज खुलती है, जिससे कि लोग सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सर्विस सेक्टर एकदम से हाइक यानी कि कॉम्प्लेन पी के बढ़ने लगता है। एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब क्या होता है एक जगह पे जहाँ पे कि सिर्फ कम लोगों की ज़रूरत है और ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं, तो वह अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जहाँ पे कि क्या होते हैं, ज़्यादा नंबर में यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते, वह अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में जो लोग होते हैं वर्क तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने पोटेंशियल से कम वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़े हुए थोड़ा बहुत काम कम भी करते हैं तो चले जाता है। जैसे कि हम लोग एक खेती बाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। खेती बाड़ी में जहाँ 2 लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे 5-5, 6 या उससे भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं। अगर ये लोग हट भी जाए तो खेती बाड़ी पर उतना प्रभाव या उतना इफेक्ट नहीं होता है। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने फुल पोटेंशियल में कभी वर्क कर ही नहीं पाते हैं। हमारे देश में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है वो मेनली प्राइमरी सेक्टर के अंदर पाई जाती है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो देश में सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स को या सबसे ज़्यादा लोगों को काम प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने पिछले ग्राफ में देखा कि हमारे देश में टर्जरी सेक्टर की वैल्यूएशन या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम लोग देखें तो आज के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का ही है। इसका रीज़न ये होता है कि टर्जरी सेक्टर में जहाँ एक एक व्यक्ति लाखों में, करोड़ों में अर्न करता है, वहीं प्राइमरी सेक्टर के अंदर एक एक व्यक्ति हज़ारों में भी अर्न नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि प्राइमरी सेक्टर में लोगों को पैसे कम मिलते हैं, या पेमेंट होती है या फिर जो वेजेस होते हैं कम मिलते हैं, लेकिन टर्जरी सेक्टर में लोगों को जो वेजेस होती है वो काफ़ी ठीक ठाक या बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो इससे क्या हो जाता है, प्राइमरी और टर्जरी सेक्टर के बीच में एक डिसएपेरिटी बन जाती है, और इस डिसएपेरिटी के कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट जर्न होती है, जिससे लोग क्या होते हैं अपने फुल कैपेसिटी के आधार पे काम नहीं कर पाते, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। इसके साथ साथ में एक ऐसा इल्यूजन भी क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं स्ट्रीट वेंडर्स का। अब स्ट्रीट वेंडर अपने घर को छोड़ के गाड़ी धक्का के बाजार में गया। अब बाजार में भाई आज पैसा है, कल पैसा है, कल ग्राहक आए, ऐसा जरूरी नहीं कि हर दिन ग्राहक आए, लेकिन उसको
7-8 घंटे वहाँ पे खड़े तो रहना ही है ना। तो इस टाइप से वो क्या किया, उसकी अर्निंग उतनी नहीं हो पाती है, तो ये भी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इसी के आधार पे हम लोग, कोई जो प्लम्बर है, अब प्लम्बर अपने घर से निकला काम करने के लिए, अब वो निकला तो है, दिन भर घूमेगा फिरेगा, उसको काम नहीं मिलेगा, तो वो भी एक टाइप का डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, जहाँ पे लोग काम करते हुए दिखते तो है लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं करते हैं। तो इस अंडर एम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए हम लोग बहुत सारे वर्क कर सकते हैं या बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लो इंटरेस्ट पे लोन ऑफर कर सकती है फार्मर को, जिससे कि वो लोग बहुत सारे इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, थ्रेशर और बहुत सारी मशीनरीज एक्वायर कर सके, और जिससे कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सके, इरिगेशन लगा के कि भाई तीनों सीजन में क्रॉपिंग कर सके, जिससे क्या हो सके कि जो भी लोग खाली है उनको भी जॉब मिल सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और रोड के ऊपर भी पैसा खर्च कर सकती है, पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे ड्राइवर्स की या मैकेनिक्स की जॉब क्रिएट हो सकती है। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट जो रूरल और अर्बन एरियाज है वहाँ पे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री सेटअप कर सकती है, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल है, जो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, वो वहाँ पे फैक्ट्रीज में आकर के वर्क कर सके, जिससे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन खत्म हो सके। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट जो गांव के इलाकों में आज भी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की कमी है, तो स्कूल और हॉस्पिटल खोल कर टीचर्स और डॉक्टर्स की जॉब क्रिएट कर सकती है। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट जो टूरिज्म सेक्टर होता है ना, उसको भी डेवलप कर सकती है, जिससे कि हमारे देश के अंदर लगभग 35 लाख जॉब और भी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये सारी बात होगी लॉन्ग टर्म की, जो कि आने वाले 10-15 सालों तक हम डेवलपमेंट करेंगे तो आगे जाके जॉब क्रिएट होगी। लेकिन तुरंत के लिए इसका हल क्या निकाले, क्या सॉल्यूशन निकाले, तो इसका तुरंत का सॉल्यूशन निकाला था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम लाके। मनरेगा स्कीम का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में लाया गया था। अब बेसिकली इसमें क्या होता था, यानी कि ग्रामीण इलाकों के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती थी लोगों को। इसमें क्या होता था, हर एक घर से एक व्यक्ति को या एक पर्सन को 100 दिन के रोजगार गारंटी प्रोवाइड कराई जाती थी, जिससे कि जो अनस्किल्ड लेबर्स थे उनको जॉब मिल पाती थी रूरल एरिया के अंदर। और इसके लिए वहाँ पे वेजेस, फेयर वेजेस इंक्लूड करे गए थे, जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी। पुराने टाइम में क्या होता था, जो SC/ST होते थे ना, उनको कोई वर्क पे नहीं रखा जाता था, उनको कम पैसे दिए जाते थे। तो इस टाइप से वो क्या कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी भी लोगों को प्रोवाइड करा जाते हैं। इससे हमारे देश की पॉवर्टी में और माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। जो लोग अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह काम पे जाते थे, वो लोग अपने ही गांव में उनको अब वर्क मिल पा रहा था। इससे जो रूरल कम्युनिटीज़ थी वो एम्पावर हो पाई है। जो गांव में रहने वाले लोग थे उनको वेजेस मिले, उनको पैसे मिले, जिससे कि वो एम्पावर हो पाए। और इसके साथ साथ में इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट हुआ। मनरेगा क्या है, एक बहुत अच्छा विचर इनिशिएटिव है, जो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है। इस टाइप की बहुत सारी स्कीम ला करके देश में बहुत सारे बेनिफिट लोगों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिससे कि जो रूरल कम्युनिटीज होती है उनके लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ तक तो बात हो गई थी हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के आधार पे बने हुए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आधार पे बने हुए सेक्टर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के रूल्स और लॉज के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और गवर्नमेंट के रूल्स और लॉज को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं और उनको बिना किसी कारण के या बिना किसी रीज़न के फायर या हटा भी नहीं सकते हैं। इसमें वर्कर्स को पेंशन मिलती है जब वो रिटायर होते हैं, और इसके साथ में आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ में जो वर्कर्स होते हैं उनको गुड वर्किंग कंडीशन और सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और उसके साथ में उनके लिए वर्किंग जो आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और उनको जो भी ओवर टाइम करवाया जाता है उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेस या एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। इसके साथ साथ में उनको एक पेड लीव और पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज भी प्रोवाइड की जाती है, और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले प्रोविडेंट फंड यानी कि PF भी प्रोवाइड किया जाता है। जिससे क्या होता है, कई सारे ऑफिसेज में 1 या 2 दिन की छुट्टी फ्री दी जाती है, जो पेड हॉलीडे हो जाते हैं। अगर आप लोग छुट्टी करोगे तो आपके पैसे उसमें कट नहीं की जा सकती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, स्कूल्स हो गए और बैंक्स हो गई। ये सारे गवर्नमेंट के अंडर
रूल्स और लॉस को फॉलो करते हैं और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। और सेम इसका अपोजिट होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो क्या होते हैं नॉन रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर होते ही नहीं है। अब जब रजिस्टर्ड नहीं होते, ना ही ये लोग गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते, ना ही लॉज को मानते। और ये लोग जो वर्कर्स होते हैं उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कब काम से निकाले कब काम पे रख ले इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। वर्कर्स को यहाँ पे किसी भी टाइप की पेंशन भी नहीं मिलती, भाई रिटायर हो गए तुम्हारा झेलते रहो। इसके साथ में यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा अनसेफ इन्वायरमेंट यहाँ पे रहता है। ना ही पानी की सुविधा होती है, ना ही खाने की सुविधा, कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कोई वर्किंग और फिक्स नहीं होते हैं, ना ही ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे किए जाते हैं। और यहाँ पे किसी भी टाइप की लीव, पेड लीव तो होती ही नहीं भैया, तुम लोग आज नहीं आए तुम्हारा पैसा कट, कल नहीं आए पैसा कट। तो ये किसी भी टाइप से ये जॉब जो होती है ना इनफॉर्मल जॉब कहलाती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल खेतों में काम करना, किसी फैक्ट्री कंपनी में काम करना, जो मजदूर वगैरह काम करते हैं ना, वो सारी इसी के अंदर आते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बचाने के लिए हम लोग रूरल एरिया में स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग उनको टाइमली सीड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, चीप इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में अच्छा फेयर मार्केट प्राइस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो लोगों को कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब भी नहीं करना पड़ेगा और जो खेती बाड़ी हो पाएगी उससे वो अच्छी एक इनकम जनरेट कर पाएंगे। और रूरल एरिया के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेबर्स को सपोर्ट कर सकते हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग गुड लेबर लॉज बना सकते हैं, एकदम कड़क लेबर लॉज जैसे कि ब्रिटेन और यूएसए में होते हैं ना, उस टाइप के लॉज बना सकते हैं और लोगों को फेवरेबल पॉलिसीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो फैक्ट्री या कंपनीज के मालिक अपनी मनमानी न कर सके। इसी के साथ साथ में बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कंपनीज और कुछ लेबर लॉज स्पेशल उन लोगों के लिए बना सकते हैं, जिससे कि एसटी, एससी और ओबीसीज के जो वर्कर्स हैं उन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिल पाए। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एसेट या बहुत सारे जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, यानी कि जो कंपनी के जितने भी हक होते हैं या वैल्यूज़ वगैरह होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी जाती है, जिसकी मालिक गवर्नमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर कहलाता है। अब इनका मेन गोल ये होता है कि वो पब्लिक की सर्विस करे, लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास में, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, पोस्ट ऑफिस होगी, आर्मी होगी, पुलिस होगी, जो क्या करती है हम लोगों को सर्व करती है। और इसके लिए हम लोगों को किसी टाइप के पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये बात अलग है कि हमारे टैक्स के पैसे से ही चलता है। पर इसके साथ साथ में हम लोगों को सर्व करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर इसमें जितनी भी ओनरशिप होती है, जितने भी एसेट्स होते हैं सर्विसेज की, वो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी के पास में होती है। और इनका मेन एम और मेन गोल होता है किसी ना किसी टाइप से प्रॉफिट कमाना, यानी कि पैसा कमाना इनका मेन एम होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, गूगल, एप्पल, ये सारी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती है। आई होप आप लोगों के चैप्टर क्लियर हो गया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।